जब मैं 5वीं क्लास में था तो गांव में जितने भी 5वीं के बच्चे थे वो आके मेरे पास पढ़ते थे। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है सर कि आपके कोचिंग में नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चों ने भी आके पढ़ाई की है। 2 साल पहले घोर नक्सलाइट एरिया, जिसको हम अबूझमाड़ कहते हैं, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र गांव का बच्चा रायपुर में आया। निःशुल्क कोचिंग उसने साल भर की हमारे यहाँ। और जब कोरोना लग गया तो इस बीच में एक एग्ज़ाम, और वो फिर मेरे से मिलने आया इंटरव्यू। और जब मैंने उससे नाम पूछा पहली बार, देखिए कि मेंटर होना क्यों ज़रूरी है, तो वो अच्छे ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। और देखिए इंटरव्यू में टॉप 5 में वो मार्क्स लेकर आया बच्चा और सेलेक्ट हुआ, अधिकारी बना। नक्सल प्रभावित बच्चे जो आपसे मिले हैं उन परिवारों के, उनका क्या अनुभव रहा? कुछ ऐसा कि शिक्षा ही नहीं हो पाती थी उनकी। अब तक कितने बच्चों का चयन हो चुका है? भारी संख्या है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसे गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो आपने 25,000 का फिगर बताया उससे कहीं ज़्यादा संख्या। आप रायपुर कलेक्ट्रेट में हैं और यहाँ एक बड़े पद में आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए, नागरिकों की शांति के लिए, यातायात की समस्या के लिए जो भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, इस पर आपका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है? ये अभी तो शुरू हुआ है और देखिए बहुत विशेषज्ञों ने सोच समझ कर निर्णय लिया है। विवाद कम हो, पुलिस की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, नागरिकों को और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं श्री के.एम. अग्रवाल जी, जो ज्वाइंट कलेक्टर हैं रायपुर में, लेकिन अधिकारी के साथ साथ बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, प्रेरक हैं, विचारक हैं। आपके मार्गदर्शन में विगत 25 सालों में 25,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। फ्री कोचिंग आप कराते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। और एक उल्लेखनीय बात जो वो बताएंगे, जिसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। धुर नक्सल प्रभावित इलाकों से जो नक्सल इफेक्टेड परिवार हैं, उनके बच्चों ने आके उनके अधीन पढ़ाई की, मार्गदर्शन लिया और वो शासकीय सेवा में चयनित हुए। ये बड़ी उपलब्धि है, तो वो अपने अनुभव साझा करेंगे। तो सर, आपका मैं स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन आपने 90 में पीएससी की परीक्षा पास की थी और उसके बाद से लगातार शासकीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 25 साल से ज़्यादा आपको कोचिंग संस्था में अपनी सेवाएं देते हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा पर? मैं समझ रहा हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और हमारी जो संस्कृति है, और मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया की जो पहली कविता है ऋग्वेद की, वो है अग्नि मिले पुरोहितम। इसका संदेश ये है कि जैसे सूरज उगता है तो सबके कल्याण के लिए होता है, यानी आपकी भीतर की जो ऊर्जा है उसे आपको समाज को बांटना भी है। ये आपका दायित्व है जी। सूरज कोई अपने लिए नहीं चमकता है, तो आपके पास जो कुछ भी है वो बांटने के लिए ऊपर वाले ने दिया है, तो आप कर सकते हैं तो बांटना चाहिए। और ये गीता का विज्ञान, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे ज्ञान दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। तो मैं समझ रहा हूँ ये प्रेरणा हमारी संस्कृति के अंतर्निहित है, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक राजस्व अधिकारी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, कार्यदायित्व का बोझ रहता है। ये प्रेरणा कैसे मिले आपको कि मैं युवाओं को छत्तीसगढ़ के प्रेरित करूं पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए? मैं समझ रहा हूँ पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों मेरा शौक रहा है। जब मैं 5वीं क्लास में था तो गांव में जितने भी 5वीं के बच्चे थे वो आके मेरे पास पढ़ते थे। और आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। जब मैं रायपुर पहुंचा, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हमने निःशुल्क कोचिंग चालू कर दी। मैं उसमें बीएससी कर रहा था। तो ये पढ़ना और पढ़ाना एक जो शौक़ है, ईश्वरीय वरदान है। और इसके बाद 1994-95 मुझे अवसर मिला, मैं यहाँ के बड़े 2 अखबारों में, एक नवभारत है और एक भास्कर है, जिनमें मुझे लिखने का मौका मिला। और मैं आर्टिकल लिखता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो एक बड़ा सर्कल था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि युवा साथी मुझे जानते थे।
तो सर्विस में रहते हुए भी आप हट के काम कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और ये आपको फ्रीडम है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज के लिए तो वो दूसरों के काम आ रहा है, किसी की चेहरे पर मुस्कान बिखर रही है, तो ये हमारा सौभाग्य होता है। मेरी जिज्ञासा है कि कौन से गांव में आपका लालन पालन हुआ, जन्म हुआ? बहुत छोटा सा गांव है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। मुश्किल से 700 लोगों की पॉपुलेशन। गांव में कोई पान ठेला भी नहीं था, यहाँ तक भी अखबार भी नहीं आता था। तो ऐसे ग्रामीण प्रवेश से आने के बाद एक उत्सुकता भी थी कि बड़े शहर में जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने आया तो मुझे लगा कि भाई जब हम यहाँ पहुँच गए तो भीड़ में से एक रास्ता हमको बनाना ज़रूरी है। तो ये ख्याल मैं समझ रहा हूँ बहुत परिपक्व होता गया, मेरे लिए काम आया, करियर के रूप में मैंने चुना, और दूसरे लोगों के करियर को बनाने में भी मैं अगर भागीदार बन रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। प्रथम बार में ही आपका पीएससी में चयन हुआ था, ऐसी मुझे नहीं, जानकारी? प्रथम बार मैं कहूँ मैंने यूपीएससी दिया था। अच्छा यूपीएससी प्री मैंने निकाल लिया, रायपुर में मैंने एमएससी किया यहाँ पर। जी। एमएससी करने के बाद पहली एग्ज़ाम मैंने यूपीएससी की क्रैक की, प्री था। और कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें कि आप की पृष्ठभूमि से, या आप मेंटर कह सकते हैं, मार्गदर्शन उतना था नहीं, तो मुख्य परीक्षा में हमारे विषय चुनने में जो गलतियाँ होती हैं जिसको मैं एहसास आज करता हूँ तो हुआ। इसके बाद पीएससी में हो गया, पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ, मेरा चयन हुआ, लगातार 4 बार हुआ। आपके मन का आपको पद चाहिए था? देखिए, मन तो चंचल रहता आदमी का, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ईश्वर जो हमारे लिए उपयुक्त है वो प्रदान करता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो काम कर रहा हूँ, किसी भी बड़े पद पर रहता तो उससे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप समाज की शक्ति के साथ भागीदार हैं तो मैं समझ रहा हूँ इससे बड़ी और कोई महत्वाकांक्षा व्यक्ति की नहीं हो सकती। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है सर कि आपके कोचिंग में नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चों ने भी आके पढ़ाई की है। ये कैसे घटनाक्रम हुआ और कैसे उनकी हाँ, प्रेरणा ये तो समझिए कि एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं हाल ही की बता दूं, 2 साल पहले घोर नक्सलाइट एरिया, जिसको हम अबूझमाड़ कहते हैं या ओरछा कहते हैं, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र गांव का बच्चा जो वहाँ पर नारायणपुर में स्कूल से पढ़ा, फिर यहाँ पर रायपुर में आया, निःशुल्क कोचिंग उसने साल भर की हमारे यहाँ, और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि बड़ी संख्या में निःशुल्क कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं। नूतन स्कूल आरडी कॉलोनी टिकरापारा में, तो वो भी शामिल था उसमें। और जब कोरोना लग गया तो इस बीच में एक एग्ज़ाम हुई और वो फिर मेरे से मिलने आया इंटरव्यू के लिए। और जब मैंने उससे नाम पूछा पहली बार, देखिए कि मेंटर होना क्यों ज़रूरी है, तो वो अच्छे ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। स्पेशली 5 दिन उस बच्चे को मैंने अलग से टाइम दिया, इंटरव्यू की तैयारी किया, और देखिए इंटरव्यू में यानी टॉप 5 में वो मार्क्स लेकर आया बच्चा और सेलेक्ट हुआ, अधिकारी बना। तो ये बड़ी खुशी की बात है। फिर अभी हाल ही में रिजल्ट आया पुलिस का, मैनपुर के घोर नक्सलाइट एरिया की एक बच्ची वो एसआई में सेलेक्ट हुई, पीएससी उसने 2 बार क्रैक कर लिया है। ऐसे बहुत से बच्चों की कतार है। आप मैं समझ रहा हूँ गरियाबंद कर लें, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, ये सब जगह से प्रदेश के हर इलाके में, आप जसपुर की बात कर लें, बालोद की बात कर लें, जांजगीर चांपा की बात कर लें, सब जगह से बच्चे जो साधारण परिवार के हैं, जो बड़ी कोचिंग का फीस वहन नहीं कर पाते, निःशुल्क सुविधा हम दे रहे हैं। देखिए 5 बजे शाम को हमारी क्लासेस चालू होती हैं और 9 बजे तक रात्रि तक चलती हैं। 15 लोगों की हमारी टीम है, मोस्टली सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वो पढ़ाते हैं, इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में वो अपना योगदान देते हैं। और अभी हमने एक लाइब्रेरी उनके लिए स्थापित कर दी है, पूरी तरह से 2 मंजिला लाइब्रेरी। हमारे सांसद महोदय का उसमें योगदान रहा है, उसका जो भवन निर्माण में उतनी फैसिलिटी हम दे रहे हैं जो बड़ी से बड़ी किसी लाइब्रेरी में होती है। बच्चे को एक भी गरीब से गरीब घर का बच्चा होगा उसे एक बुक खरीदनी नहीं पड़ती, और वो वहाँ आराम से एसी में बैठकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक पढ़ सकता है। इसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, उसे एक भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो ये कोई मेरा अपना योगदान नहीं है, सोसाइटी का और उन बच्चों का जो मेरे साथ पढ़े और मेरे सहयोगी हैं, पूरा क्रेडिट उनको जाता है।
नक्सल प्रभावित बच्चे जो आपसे मिले हैं उन परिवारों के, उनका क्या अनुभव रहा? कुछ ऐसा ऐसा अनुभव बताना चाहेंगे? कैसा माहौल है वहाँ का? भाव विभोर हो जाते हैं। वहाँ का माहौल कैसा है और क्यों कम आते हैं उधर से बच्चे? कम आने का तो मुख्य कारण ये था कि शिक्षा ही नहीं हो पाती थी उनकी। उन्होंने अपना अनुभव भी कंट्रीब्यूट किया है और ये हकीकत है जो हम पढ़ते हैं उनको बयां करते थे कि नक्सलाइट उन्हें अपने सुरक्षा कवच के रूप में बच्चों को सामने रख देते थे, पीछे महिलाओं को, और वो खुद पीछे रहकर पुलिस से मुकाबला करते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे थे, अभी तो खैर नक्सलाइट समस्या ख़त्म होने ही जा रही है, जी, लेकिन उस परिस्थितियों की हम बात करें 2 साल पहले तो वाकई बहुत मुश्किल था। जीवन जीना ही मुश्किल था, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पहुंचना तो और भी दूभर था। तो मैं समझ रहा हूं कि अब परिस्थितियां अच्छी हो गई हैं, अब वहाँ से भी बहुत अच्छे बच्चे आएंगे। ये जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद, आप छत्तीसगढ़ बनने के पहले पीएससी एमपी पीएससी को आपने पास किया, तो राज्य बनने के बाद जो यहाँ का पाठ्यक्रम है और यहाँ की जो पढ़ाई का स्तर है, वो आपको क्या अंतर महसूस होता है? अगर आप स्कूली पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं तो बस इतना फ़र्क आया है, देखिए कि जो मध्य प्रदेश के कंटेंट रहते थे उसकी जगह छत्तीसगढ़ आ गया है। जी, और एक बड़ी गलतफहमी और भ्रम की स्थिति है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों को देखें तो उसमें मोस्टली ग्रामीण बच्चे और गरीब बच्चों की एक बड़ी संख्या है। तो ये भ्रम की स्थिति में वो सोचते हैं कि हमको सीबीएसई पढ़ना है। आज की डेट में छत्तीसगढ़ शासन का जो पाठ्यक्रम है और सीबीएसई का बिल्कुल सेम है। ये एक भ्रम की स्थिति है। कोई भी पाठ्यक्रम आप किसी से भी कर लें, सीबीएसई से कर लें, आप सीजी से कर लें, ये महत्वपूर्ण नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये है कि बच्चा जब 10th पास कर ले और पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर उसकी ऐसी है कि उसे शासकीय नौकरी में आना है, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जो मेरे पास आते हैं करियर गाइडेंस के लिए उनको मैं सलाह भी देता हूँ कि भाई 10th तक आप बच्चे को ये मत सोचिए कि उसे ये बनना है, ये बनना। 10th के बाद अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप मैथ्स दिलाइए और इसके बाद आप आर्ट्स दिला दीजिए। आपको कलेक्टर बनाना है, आपको आईपीएस में भेजना है, निश्चित तौर पे जाएगा बच्चा। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया वो सफल हुए। छत्तीसगढ़ पीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो और यूपीएससी की परीक्षा में भाषा का एक बड़ा कारण बनता है। यूपीएससी ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम से आयोजित होती है परीक्षाएं और यहाँ की हिंदी से होती है। तो आपको भाषाई संबंधी जो दिक्कत आती है उस पर आप क्या समाधान चाहते हैं? यहाँ के बच्चों का भाषा का स्तर कैसा है और छत्तीसगढ़ के कोर्सेस में क्या प्रयोग होते हैं? नहीं, भाषा अब कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। एक समय था ऐसा माना जाता था, सो मैंने भी हिंदी माध्यम से फाइट किया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, पीएससी सेलेक्ट हुआ मैं। यूपीएससी में भी विभिन्न तरीके छत्तीसगढ़ से बहुत बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं जी, पीएससी में। और व्यापम में आप देखेंगे तो हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों का ही वर्चस्व है और यूपीएससी में बढ़ रहा है धीरे धीरे, बढ़ रहा है। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है आज भी 95% परिवारों की मातृभाषा हिंदी है या उसकी जो लोकल भाषा रहती है, तो उसमें उनकी अभिव्यक्ति बहुत सशक्त होती है, समझ बहुत अच्छी होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाषा मुद्दा नहीं है, परिस्थितियाँ और परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। लंबे समय से आप एक स्कूल का भी मार्गदर्शन करते रहे हैं, प्राइमरी के बच्चों से लेकर हायर सेकेंडरी के बच्चों को भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो शाला के स्तर पर बच्चों को आप क्या मुख्य बातों पर बच्चों के ध्यान रखते हैं कि वो पढ़ने के बाद करियर के प्रति सफल हो, उस दिशा में जाके कुछ अंजाम ला सके अपने जीवन में? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि जो स्कूल हमारी संस्था के माध्यम से चलती है, बहुत ही साधारण परिवारों के बच्चे हैं जो श्रम पर आधारित उनकी जीविका चलती है। जी, तो हमारा एक लक्ष्य वहाँ है कि तीसरी तक के बच्चे को पुस्तक पढ़ना आना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि 5वीं तक बच्चा जिस परिवेश में रहता है झुग्गी झोपड़ियों के, वहाँ पर पढ़ाई का माहौल होता नहीं, तो स्कूल में पढ़े। 6वीं से हम उसको लक्ष्य देते हैं कि देखो
तुम्हें अगर करियर में सफल होना है, बड़ी पोस्ट होल्ड करना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, टीचर बनना है, पुलिस अधिकारी बनना है, तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छी पढ़ाई और अच्छी आदत ज़रूरी है। ये हमारे स्कूल में पहली क्लास से बच्चे से 12वीं क्लास के बच्चे को रटा हुआ है, और उन्हें रोज़ बताया जाता है कि देखो अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या होता है। एक पुस्तक पढ़ना आना चाहिए, और जो आप पढ़ रहे हो वो आपके गुल्लक, हमने नाम दिया है, गुल्लक में जमा होना चाहिए, यानी आपकी याददाश्त में रहना चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं कि इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गए। अच्छी पढ़ाई और अच्छी आदत उस मुकाम तक ले जाती है। तो एक परिवेश हमने वहाँ दिया हुआ है। जनरल नॉलेज, नॉलेज इज पावर हमारा कोर्स चलता है, हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी आपकी कोचिंग संस्था में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? अभी देखिए लगभग 450 बच्चों का वहाँ रजिस्ट्रेशन है। कोरोना के पहले 850 से अधिक बच्चे थे। कोरोना के बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ है ऑनलाइन कोचिंग का, और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने का ट्रेंड हुआ क्या है। अपने ऑनलाइन पढ़ाया जाता है? नहीं, ऑनलाइन को हमने कोरोना काल में हमने यूज़ किया था, लेकिन अभी हमने उसको बंद रखा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अब पढ़ाने के। हमारा उद्देश्य कोचिंग का ये नहीं था कि कोई व्यावसायिकता हो, अवसर देना था, लोगों को माहौल देना था। जिन स्थितियों में हमने चालू किया 2003 में, उस समय माहौल नहीं था। आज इंटरनेट की सुविधा है और आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन हमने चालू नहीं किया। हाँ, लाइब्रेरी हमने बहुत अच्छी बनाई है, जहाँ बैठकर हर कोई भी साधारण से साधारण परिवार का बच्चा आएगा, जो बुक चाहिए उसको, हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम, उसे उपलब्ध कराई जाती है। इस साल कितने बच्चों ने सफलता पाई? देखिए, काफ़ी संख्या, ऐसी संख्या गिनकर तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी संख्या है। नायब तहसीलदार भी है, डीएसपी भी है, सभी वर्ग से बच्चे चयनित हो रहे हैं। अब तक कितने बच्चों का चयन हो चुका है? भारी संख्या है। संख्या ये तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसे गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो आपने 25,000 का फिगर बताया, उससे कहीं ज़्यादा सिलेक्शन ज़्यादा है। है। और देखिए, एक ख़ास बात, जिस कोचिंग के संचालन में मैं एक सहभागी हूँ, खास करके महिलाएं, जो गरीब वर्ग की बच्चियाँ रहती है, शादी हो जाती है, लेकिन एक उनके अंदर एक ये लक्ष्य रहता है कि मुझे अवसर मिलता या मुझे परिस्थितियाँ मिलती तो मैं कुछ बन सकती हूँ। तो शादी के बाद जो बच्चियाँ हैं, जो यहाँ आकर नव दंपत्ति के रूप में आती हैं, बड़ी संख्या है मेरे यहाँ। आज भी 70% ये उन्हीं का है। अंतर, एक सवाल था सर, ये अंतर जो है लड़कियों का, हमारी बेटियों का, राज्य बनने के पहले और बाद में, क्या संख्या आपके यहाँ बढ़ी है कि वो सीमित संख्या में? नहीं, देखिए, सिर्फ राज्य की बात नहीं है, ये शिक्षा की बात है। जी। 2002 में माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल जी ने शिक्षा को मूल अधिकारों का दर्जा दिया। पहली बार ऐसा हुआ 55 साल के बाद कि गरीब के बच्चे को भी निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये व्यवस्था की गई। और इस व्यवस्था में हुआ ये कि लड़कियां साक्षर होने लग गई। लड़कियों की साक्षरता से एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि वो अपने कमिटमेंट के, यानी पढ़ाई के प्रति बहुत जुझारू होती हैं, लक्ष्य के प्रति उनका डेडिकेशन होता है। तो सभी कोचिंग का हाल है ये, और सिलेक्शन भी आप देखेंगे तो लड़कियां बड़ी संख्या में आपको मिलेंगी। तो ये परिवर्तन राज्य निर्माण के बाद नहीं, सभी जगह के ओवरऑल सारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, और आने वाले समय में उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी मैं कह रहा हूँ। अभी आपने अपनी यात्रा के संदर्भ में एक बात कही कि यूपीएससी में आप प्री में सेलेक्ट हो गए और बाद में विषय का चयन गलत होने के कारण वांछित सफलता नहीं मिल पाई। तो आज जो छत्तीसगढ़ का युवा है, जो ग्रेजुएट है या पीएससी यूपीएससी देना चाह रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपना निर्धारण करे, सफलता का मापदंड तय करे? देखिए, मैं जब सेलेक्ट हुआ उस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, एमएससी मैथमेटिक्स में कर आया। उस समय प्री एग्ज़ाम के लिए 2 आपको ऑप्शनल भी चयन करने पड़े, एक ऑप्शनल प्री में और 2 मेन में। तो प्री में मैंने हिस्ट्री ले लिया, मुख्य परीक्षा में मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ सिलेक्शन वही होता था जो जेएनयू में चलता है। तो ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन खैर वो कोई पीड़ा की बात। लेकिन हाल ही की बात करूँ मैं, अगर वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो देखिए इसके 2 अलग अलग
भागों में आप बांट सकते हैं। एक यूपीएससी पीएससी एक अलग पैटर्न पर है, बिल्कुल पैटर्न समान है, क्वेश्चन का स्तर थोड़ा अलग है। एक पैटर्न ये है कि आप व्यापम की परीक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीजी की यानी 50% क्वेश्चन आपकी सीजी रहे, आपको तैयारी करना उस पर। और एक पैटर्न है बाकी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी की है, रेलवे की है, बैंकिंग के लिए। और मैं आपसे बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि चूँकि कोचिंग एक मार्केट बन गया है, जी, तो प्राय होता है कि एसएससी की तैयारी कराने वाली कोचिंग, बैंकिंग की तैयारी करने वाली कोचिंग या अन्य किसी एग्ज़ाम की, तो ये देखिए गलतफहमी है। तैयारी अलग अलग नहीं होती है, दो पैटर्न स्थापित है हमारे यहाँ। पीएससी यूपीएससी जाएंगे, एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, एक आपको सब्जेक्टिव में है। वहाँ आपको आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। तो इस गलतफहमी में किसी भी अभ्यर्थी को नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई कोई एग्ज़ाम विशेष की कोचिंग होती है, जैसे एससी सेट हम कहते हैं पीएससी में यूपीएससी में, उसमें सारे एग्ज़ाम कवर होते हैं। एसएससी का भी होता है, बैंकिंग का भी होता है, रेलवे का भी होता है, सारे एग्ज़ाम कवर होते हैं। तो स्टूडेंट को इस बात से बचना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए कोई कोचिंग नहीं हो सकती है, तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है चलाने वाले की और अटेंड करने वाले की। आप रायपुर कलेक्ट्रेट में हैं और यहाँ एक बड़े पद में आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए और यहाँ के नागरिकों की शांति के लिए, यातायात की समस्या के लिए जो भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, उस पर आपका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है? ये अभी तो शुरू हुआ है और देखिए बहुत विशेषज्ञों ने सोच समझ कर निर्णय लिया है कि विवाद कम हो, पुलिस की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, नागरिकों को और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और निश्चित तौर पर जो निर्णय लिया गया है आने वाले समय में अच्छा ही होगा रायपुर के इस नागरिकों को। पुलिसिंग का, इस सिस्टम का लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए हैं पुलिस प्रणाली में, तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि नया हुआ है, बाकी जगह भी है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बम्बई में है, कई जगह पर है देश में। एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप जब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर आपने काम किया, मंत्रालय में लंबे समय का अनुभव रहा आपको, यहाँ पर जो किसानों की समस्या है सर, और कृषि उत्पाद की जो बातें की जाती हैं, उसमें हम कितनी उन्नति कर पाए 25 सालों में, और किसानों की दशा में कुछ ऐसा अंतर देखते हैं आप? ये किसानों की जहाँ तक बात है, जागरूकता बढ़ी है तो किसान आधुनिक हुए हैं, आमदनी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। सरकार 21 क्विंटल धान खरीद रही है, बड़ी उपलब्धि है। जहाँ प्रति एकड़ राज्य बनने के पहले 10 क्विंटल भी नहीं हुआ करता था, आज सरकार जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीद रहे हैं। तो सरकार उनको गारंटी दे रही है। केंद्र सरकार भी पीएम किसान योजना के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, तो एक एग्रीकल्चर में आने वाले समय में देखिए एक बड़ी क्रांति आएगी छत्तीसगढ़ में। जो जागरूकता का पैमाना है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में न केवल धान बल्कि अन्य फसलों पर भी किसान जाएंगे। यही बात है कि धान ज़्यादा उत्पादन होता है, धान का है कुछ दिनों के लिए चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में लोगों में जागरूकता है। अपने आप सरकार भी फोकस कर रही है कि भाई इस पे किसानों को अधिक फ़ायदा मिले, तो इस बारे में उन्हें बताया जाए और जागरूकता बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें रिजल्ट दिख रहा है कि अगर धान से हटकर वो लोग अगर खेती में उसका उपयोग कर रहे हैं तो कई गुना लाभ उनको मिल रहा है, और ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, अब फसल परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा की बात है, बहुत से निजी विश्वविद्यालय भी यहाँ संचालित हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा का स्तर है, आपकी तो मॉनिटरिंग भी होती रहती है, आप सभी विभागों का प्रतिवेदन लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो क्या युवाओं के भविष्य के प्रति उनका नज़रिया और कैसे सुधार की आवश्यकता है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो सरकार की भूमिका चाहे एजुकेशन हो चाहे और फील्ड हो, उसमें प्राइवेट जो संस्थान है उनकी भूमिका बढ़ रही है। तो बहुत से प्राइवेट संस्थान अच्छा ही कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर नई यूनिवर्सिटीज़ आई हैं
तो बच्चों को लाभ मिल रहा है, स्टूडेंट को मौका मिल रहा है, जिसको चाहे कहीं से पीएचडी कर ले। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई नुकसान कर रहा है, बल्कि एक सहूलियत मिल गई है, जो जहाँ से चाहे अपना डिग्री ले सकता है। तो कोचिंग के बारे में जैसा आपने कहा कि मार्केटिंग ज़्यादा होने लगी है, व्यवसाय होने लगा है कोचिंग के नाम से, और आप निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो क्या ये कोचिंग का व्यवसाय आगे बढ़ना चाहिए कि इसका क्या ऐसा पैटर्न अपनाया जाए कि गरीब बच्चों को, एक आपकी संस्था बहुत बड़ी आशा की किरण है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों की इच्छा है कि वो पढ़े, पर उतने स्थान नहीं मिल पाता, माहौल नहीं मिल पाता, गांव देहात के बच्चे आते हैं तो उनको रहने की असुविधा होती है। तो क्या इसका प्रसार प्रसार कैसे हो, गांव-गांव में कैसे पहुँचे ये लाभ कि बच्चे अपने करियर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकें? ये आपका ये कहना ठीक है कि अभी साधारण परिवार के बच्चे हों या धनाढ्य परिवार के बच्चे, सरकारी नौकरी पाने की लालसा उनमें रहती है, और कंपटीशन में काफ़ी अधिक, मैं समझ रहा हूँ, इतनी टफ सिचुएशन है कि भीड़ में से आपको रास्ता बनाना होता है। तो एक मैं अपने यहाँ जो आते हैं बच्चों से ये कहता भी हूँ कि भाई आप कोई डिग्री लेते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं या एमबीबीएस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आपको मिनिमम 3 साल लगता है। और जब आप भीड़ में से रास्ता बनाने आए हैं अपने करियर के लिए, तो आपको ये तो धैर्य धारण करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट होने चाहते हैं तो धैर्य तो रखिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। और उसके लिए आपको दूसरे को देखकर ये नहीं सोचना है कि ये असफल हो गया। आपको अपना कमिटमेंट रखना है, पॉजिटिविटी रखना है, आपकी तैयारी में वही सेलेक्ट होता है। और सभी बच्चों को मैं लगभग रोज़ इस बात को कहता हूँ कि भाई सेलेक्ट होने वाला अलग चीज़ें नहीं करता है, चीज़ों को अलग से करता है। और चीज़ों को अलग से करने का मतलब यही है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति सजग हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एटीएम में एक बच्चा ड्यूटी कर रहा था, किसी समस्या के चलते मेरे पास आया वो, और एटीएम में गार्ड एटीएम में गार्ड रात को ड्यूटी करता था, अपने छत्तीसगढ़ नगर में रहता था। उसने बताया कि शाम को आया था, जनरली मैं शाम को उपलब्ध रहता हूँ 7 बजे के बाद। तो बोला कि सर यहाँ बहुत भीड़ है, तो क्या मैं बीकॉम किया हूँ, मैं तैयारी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन तुम नाइट को ड्यूटी कर रहे हो, ये मुश्किल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी 7 बजे से है, वो 5 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लासेज चल रही है। तो मैंने उससे पूछा कि एटीएम में कितना तुम्हें पेमेंट मिलता है? तो उसने बताया कि सर बहुत कम पेमेंट मिलता था, 3,500-4 हज़ार रुपये उसे मिलता था। लेकिन उसके अंदर मैं इस निष्ठा को देखा कि वो करने की इच्छा है, बीकॉम करते हुए भी वो चाहता है कर लो। तो मैंने उसकी व्यवस्था की, नौकरी की, स्कूल में उसे एज ए टीचर बनाए, रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। और देखिए उस बच्चा 1 साल के भीतर 2 जगह सेलेक्ट हुआ। वाह। तो मैं सबको बताता हूँ कि भाई वो एटीएम से लेकर अकाउंटेंट तक चला गया है, अकाउंट ऑफिसर तक चला गया है। तो ऐसे बच्चों की भरमार है कि जिसकी निष्ठा एकदम पक्की है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है। और बच्चों को हम इस बात को तैयार करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, कि हर दिन हमारे यहाँ मेडिटेशन अनिवार्य है। मेडिटेशन मैं ही कराता हूँ उनको। सोशल एक्टिविटीज़ में हमको पार्टिसिपेट कराते हैं संस्था के द्वारा, जितनी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ब्लड डोनेशन 2 अक्टूबर को होता है, आप समझ के गवाह हैं। हर बार 100 बच्चे से अधिक डोनेशन देते हैं, वही हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे आते हैं। और इसलिए नहीं कहते हैं कि ब्लड की कमी है, उन्हें कहते हैं कि भाई अगर आपने एक बार ब्लड दे दिया तो आप ज़िंदगी भर देंगे, और ये आपको देना चाहिए। तो तैयारी में जो बच्चे लगते हैं हमारे यहाँ पर, निःशुल्क कोचिंग में आते हैं, उन्हें मैं समझ रहा हूँ मानसिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी हम तैयार कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है, आप क्या कोई उसका अनुशासन तय करते हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे डिस्कस करें या लाइब्रेरी में बैठें, ऐसा कुछ बनाते हैं? क्या कहने चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये तो होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य बड़ा है, भीड़ में से रास्ता बनाना है, तो 8 से 10 घंटा आपको देना पड़ेगा। और घंटा महत्वपूर्ण नहीं है, जी।
उससे बढ़कर ये बात होती है कि आप जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। फिर उससे महत्वपूर्ण ये बात है कि तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं। मार्केट में मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी गाइड आ गई है, छत्तीसगढ़ की हो या और चीज़ों की हो, तो जिसका प्रचार ज़्यादा होता है बच्चे उसको खरीद लेते हैं, तो बच्चे इससे रास्ता भटक जाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा अगर तैयारी करने के लिए सोच रहा है, सेलेक्ट होने की सोच रहा है, तो सीधे लाइब्रेरी का रास्ता ना अपनाए। मेंटर ज़रूरी है। देखिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको सेलेक्ट होने के लिए और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये परिपक्वता आपके भीतर तभी आ सकती है जो जिस रास्ते पर चला है वो उसे बता रहा है कि देखो इस रास्ते पर इस तरह चला जा सकता है। और हमने ऐसी तैयारी करवाई भी है लाइब्रेरी में। हमने मेंटर रखे हुए हैं जो सिलेक्ट बच्चे हैं या जो अनुभवी हैं हमारे पढ़ाते हैं, उनको हमने कहा कि भाई यहाँ जो आते हैं अगर उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो उनको भी बताना है कि भाई आप अपने हिस्ट्री की बुक लिया है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का लिया है तो उसमें क्या पढ़ना है, साइंस का है। तो ये समय पैमाना तो है अपनी जगह, लेकिन प्लानिंग और प्लानिंग के साथ बॉडी को, माइंड को कितना रिलैक्स दे रहे हैं। बहुत से बच्चे बताते हैं कि भाई हम 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, कई बोलते हैं कि भाई हम तो 6 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, सिलेक्ट हो गए हैं। तो उसमें एक मूल रीज़न ये होता है कि आप जब पढ़ते हैं, और दोनों का हमने कई बार इसका परीक्षण भी किया है, आधे घंटे के बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए और जितना भी आपने पढ़ा है उसको अपनी मेमोरी में आप उसे रिसाइकल कीजिए, आपका पढ़ाई सार्थक होगी। और सबको मैं कहता हूँ, और ये मेरा तकिया कलाम है रोज, कि पढ़ते समय आपके भीतर में अगर खुशी आए, हैप्पीनेस आए, तो आप समझिए आप सेलेक्ट होने वाले हैं। पढ़ते समय अगर तनाव आ रहा है तो सोचिए आपको मेंटर की ज़रूरत है। तो हैप्पीनेस होना चाहिए, पढ़ाई का ही तरीका, आपने पढ़ा, आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने आज ये तैयारी कर लिया। तो पढ़ाई का ही फार्मूला है, क्योंकि आपको कम से कम 28-30 सब्जेक्ट में से पूरा तो तैयारी नहीं कर सकते। आपको पीएचडी करना नहीं है, आपको चूजी बनना है। और मोस्टली छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले बहुत से बच्चे हैं, उनका लक्ष्य पीएससी यूपीएससी बहुत कम होता है, नौकरी पाना होता है। उस परिवार को एक बच्चा जो करियर के लिए निकला है उसको जल्दी से नौकरी चाहिए, और इसके लिए उसे बड़ी बड़ी पुस्तकें या बड़े बड़े कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण सी एक मैगजीन को फॉलो कर ले, या निःशुल्क जैसे हमने कोचिंग शुरू किया है, या लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, अपने आप होगा, सेलेक्ट होगा। हो सकता है। हो रहे हैं, हो सकता नहीं, हो रहे हैं। 3 महीने के अंदर जिन्होंने तैयारी की, ऐसे बच्चों की भी हमारे पास है, वो मेरिट में आए। सिर्फ 3 महीने तैयारी किया उन्होंने और मेरिट में रहे हुए एग्ज़ाम के। तो ये पैमाना नहीं है कि कितना समय पढ़े, पैमाना ये है कि आप पढ़ें, आपके भीतर खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व को संवारने के लिए कि झिझक ना हो, आत्मविश्वास बढ़े। जैसा आपने कहा कि वो बस्तर से जो बालक आया था, ठीक से बोल नहीं पा रहा था, मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। ऐसे भी कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं क्या व्यक्तित्व विकास के? रेगुलर बच्चों को राइटिंग स्किल और अभिव्यक्ति और मॉक इंटरव्यू, तो हमारी क्लासेस चलती हैं, अलग से मौका दिया जाता है उनको। ये प्रैक्टिस में है, रेगुलर क्लासेस की प्रैक्टिस में। क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है, अलग अलग राज्यों का, परीक्षा में उसको शामिल भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए सर बने हुए, आज तक छत्तीसगढ़ की भाषा का कैसे क्या स्तर है और नहीं, अब आ रहा एग्जाम में आ रहा, छत्तीसगढ़ी भाषा को इम्पोर्टेंस है। क्या पीएससी प्रश्न आते हैं? हाँ, प्री में भी आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। जी। 50 नंबर का पूरा पेपर हो रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के बारे में तो 50% आते ही हैं क्वेश्चन, और भाषा प्री में, और भाषा पर भी मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे आपके लिए सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी है राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको मेमोरी में रखने के अलावा अपने साथियों के साथ यानी ग्रुप डिस्कशन में लाना है। हो सकता है आपने गलत जानकारी रखी हो। जैसे मैं हाल ही में बता रहा हूँ, एक बुक का बच्चे ने तैयारी किया, हमारा वीकली टेस्ट होता है। एक बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
क्वेश्चन था कि भाई महाद्वीपों के बारे में था, तो उसने इस बात की जानकारी दी कि यूरोप को कभी कभी एशिया महाद्वीप भी कह दिया जाता है। तो ऐसी जानकारियाँ आपको सेलेक्ट होने से रोकती हैं। तो जो पढ़ाई का तरीका है, इसमें एक तो आपके पास जो बुक है वो कितने अच्छे कंटेंट की है, फैक्ट कितने सही हैं, ये होना चाहिए। और ये आपको तभी पता चलेगा जब कि एक अच्छी सर्कल बने। जैसे कहते हैं ना, सत्संग अच्छी होनी चाहिए, तो पढ़ाई में भी आपकी सत्संग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए आपके साथ, डिस्कशन हो सके। यानी उसमें आपको सेलेक्ट होने में जितने बुक सही होगी उतना आपकी फ्रेंड सर्कल भी काउंट करती है, क्योंकि कहा हुआ एक एक वाक्य जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, आपके मन में उसका इम्पैक्ट, उसका इम्प्रेशन जाता है। तो ये हम तो रोज़ ही कहते हैं, स्कूल की कोचिंग में जो हमारी चलती है निःशुल्क कोचिंग, उसमें बच्चों को हम रोज़ इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहला विचार तो यही है कि आपके दिमाग में दिन भर में 7 टाइम्स ये स्ट्राइक होना चाहिए कि आप सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं। फिर आपको ये देखना है कि आपने ये अगर सोचा है तो आपकी सर्कल कैसी है, क्या उसी का डिस्कशन होता है। और इससे बड़ी बात यह है कि आप उनको एक साइंटिफिक रीजन के साथ पढ़ाते हैं कि भाई मोबाइल है आपके पास, 10 डिजिट को हम डायल करते हैं, तो बात कैसे होती है घंटों, क्यूरोसिटी होती है। माइक्रोवेव वो जो तरंगे हैं वो उससे निकलती हैं, वेव जो निकलती है उससे बात होती है। तो हमारा ये कहना था कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे सेलेक्ट होना और मैं सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट हूँ, तो आप एक वेव क्रिएट कर रहे हैं, एक तरंग पैदा कर रहे हैं, वहाँ से ट्यून्ड होंगे। यानी माइंड सेट है। और आपने ये सोचा कि फलाना अप्रोच था, इसके कारण हो गया, तो आपकी तैयारी नहीं होगी। तो तैयारी में ये माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। किस बुक से पढ़ रहे हैं, सिलेबस को कितना कवर कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका कितना है। और हम रोज़ बच्चों को कहते हैं, एक वर्ड है हमारा ब्रश छाप मेमोरी, यानी ब्रश भी कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं मेमोरी करने का। कोई फार्मूला याद कर रहे हैं, किसी राज्य की राजधानी याद कर रहे हैं, किसी देश के बारे में जान रहे हैं। और एक रोज़ हमारे यहाँ एक डिस्कशन में हम लाते हैं कि जो करंट इवेंट्स हैं, तो जनरली लोगों का ये सोचना रहता है कि भाई ये जो समसामयिक है या करंट इवेंट्स है, कोई जो आधुनिक घटनाएं हो रही हैं उसी के ऊपर तैयारी करना है, ऐसा सोचना गलत है। वो एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मैटर भी होता है। जैसे ईरान के ऊपर अभी जो क्राइसिस चल रहा है, अगर हम हॉर्मोज जल डमरू मध्य पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल की भी तैयारी करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो। उसमें सैटेलाइट की भी आपको तैयारी करना है। तो ये जो करंट इवेंट्स होते हैं, ये पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करने हैं। कोई भी टॉपिक हो, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में जो लेसन आ गया था करप्शन का, उस पर नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ जाता है कि भाई इस बात को उठाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामले लेने के लिए आर्टिकल 142 में अधिकार है, सब प्रेरणा से सुमोटो अपने ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि तैयारी कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितना समय पढ़ना है, सब काउंट होता है, लेकिन अवेयरनेस आपके भीतर होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि ब्रश भी कर रहे हैं जी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, और आप इस मोड में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 1 साल के भीतर 101% सेलेक्ट होकर रहेंगे। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा साल भर की तैयारी में सेलेक्ट होकर गए हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि सब लोग 1 साल में हो जाएंगे। माइंड सेट पर और कितना कमिटमेंट है उसके भीतर, ये भी काउंट होता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया कि गणित का विद्यार्थी, विज्ञान का विद्यार्थी आर्ट्स का सब्जेक्ट लेके बैठता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये ऐसा क्यों होता है और क्या कहना चाहेंगे आप कि विद्यार्थी को कौन सा विषय चुनना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपके प्रश्न देने के पहले एक बात बता दूं, ये जो गणित है इसकी घबराहट बहुत अधिक है, यानी ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट को घबराहट होती है। तो मैंने उस पर एक फार्मूला तैयार किया हुआ उनके लिए
कि होली मैथ्स की तैयारी करना है। होली मैथ्स क्या है? जैसे हम पूजा पाठ में गंगा जल छिड़क देते हैं और हम ये सोचते हैं कि पवित्र हो गए, तो जिनसे मैथ्स बनता नहीं है, आपने इतने साल पढ़ाई कर ली, तो मैथ्स को उन्हीं चीज़ों को आपको करना है जो आप कर सकते हैं। व्यर्थ में आप अपने भीतर में एक कुंठा पैदा न करें, उतना ही मैथ्स करें जितना आपसे बनता है, और ये बनता है प्रैक्टिस से। किसी के कहने से नहीं बनेगा, मेरे पढ़ाने से भी नहीं बनेगा। मैं मेंटर हो सकता हूँ, 5 बार 6 बार उसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसे प्रैक्टिस करना होगा। और ये कामयाब भी होते हैं। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि वो जैसे 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कामयाब होते हैं वो लोग। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्कूल का लेवल हो, चाहे वो कॉलेज का लेवल हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल हो, तीनों ही सेक्टर में आपने लगातार काम किया है और बहुत गहरा अनुभव है आपको। एक माँ बाप को, एक पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को वो किस तरह से दिशा दे और क्या वो इस बच्चे को किस मामले में प्रेरित करे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि पेरेंट्स का, साधारण परिवार से जो परिवार हैं, उनका तो लक्ष्य ही रहता है कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी में चला जाए। तो जिद नहीं होनी चाहिए। बच्चे में अगर एबिलिटी है, पढ़ाई में अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा है कि वो सरकारी नौकरी को ही ऑप्शन में ले रहा है, तो मेहनत से सफल होगा, 100% सफल होगा। लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दूंगा कि सरकार का फोकस ये है कि अपना स्वरोजगार करें। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो। और आज का मार्केट पूरी तरह से स्वरोजगार, नई इनोवेशन के लिए खुला हुआ है, हर फील्ड में खुला हुआ है, नए नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, तो वहाँ उन्हें फोकस करना चाहिए। रोजगार मूल है साधारण परिवारों के लिए। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। साथियों, ये थे के.एम. अग्रवाल सर, जिन्होंने हजारों बच्चों को कोचिंग दी है और उनका भविष्य बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आप लोग को प्रेरित करेगी और आप सब उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करें। और वो लगातार निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। हम अपने लिंक में उनका एड्रेस भी दे देंगे, ताकि आप गांव देहात के दूरस्थ बच्चे जो हैं, दूर इलाके के, वो आ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप सब ने इस पॉडकास्ट को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया।